Hi guys, welcome to all of you. I am Shakti Kumar Arora. This is the first class regarding the IIT JAM, and in this class we will discuss about some basic terms regarding probability. आप सभी का इस क्लास में स्वागत है और आज IIT JAM के रिगार्डिंग ये पहली क्लास है और इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम कोई बहुत बड़े स्तर के चीज़ों को समझने की बजाय पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को सीखने की कोशिश करेंगे जिनकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, जो देखने में तो छोटे लगते हैं, जो शुरू में पढ़ने में तो काफ़ी आसान लगते हैं, पर उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो आइए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स की। तो प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक टर्म जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी उनमें जो सबसे पहला टर्म है वो है एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है आप सबको पता होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने बुक को प्रेफर करते हुए और हो सके तो मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को प्रेफर करते हुए इन सारे टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश है। इनके बारे में छोटा सा नोट्स जरूर बनाएंगे और छोटा सा नोट्स इस हिसाब से बनाएंगे तभी जब कभी आप रिकॉल करें तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिक आइडियाज हो। एक्सपेरिमेंट बेसिकली हर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई रिजल्ट होता है। Every process that actually produce a result can be considered as an experiment. ठीक है, चाय बनाने की प्रक्रिया भी एक एक्सपेरिमेंट है। सपोज आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉल, अगर मैं आपको एक कॉल करता हूँ, आपका कॉल उठाना ना उठाना भी एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हम कई तरह की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। लगभग हर एक प्रोसेस जिसमें कोई ना कोई रिजल्ट आता है, चाहे वो फेवर में हो, अगेंस्ट में हो या न्यूट्रल हो, उन सभी को एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। पर एक्सपेरिमेंट में आप और भी एक चीज की बात करते हो और वो रहता है आउटकम। तो उम्मीद है आउटकम का मतलब भी समझते होंगे। आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। इफ यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट देयर विल बी सर्टेन आउटकम। ओके, तो कोई ना कोई आउटकम होगा। कॉइन उछालेंगे, हेड और टेल एक आउटकम होगा। डाई थ्रो करेंगे 1 से लेके 6 एक आउटकम होगा। कार्ड शफलिंग करेंगे तो एक कार्ड को पिक करेंगे तो उस कार्ड पे कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई सूट या किसी न किसी तरह का फ्रेमवर्क होगा, वो उसका आउटकम होगा। मैं कॉल करने वाले एग्जांपल को भी प्रेफर कर सकते हैं कि मैंने आपको कॉल किया और आप कॉल उठाए ना उठाए, ये एक आउटकम होगा। और ऐसे कई सारे आउटकम, मतलब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराएंगे तो उसकी जो रिजल्ट्स होंगे उन्हें आप कहते हो आउटकम। अब एक्सपेरिमेंट और आउटकम के बाद एक टर्म जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको आइडिया होगा। जाहिर सी बात है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट से ही होता है, लेकिन ये टर्म रैंडम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा खेल कह सकते हैं, इसी पे पूरा का पूरा खेल बना है आपका स्टैटिस्टिक्स का, खासकर प्रोबेबिलिटी के सेक्शन का। रैंडम का मतलब होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि वो एक्सपेरिमेंट जहां आपको ये तो पता होता है कि आउटकम कहां से लेना है, पर ये नहीं पता होता है कि आउटकम कौन सा लेना है। ठीक है, यू नो व्हाट इज द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट बट यू डोंट नो व्हिच रिजल्ट एग्जैक्टली कम्स टू बी। ठीक है ना, आपको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको ये पता होता है कि कौन कौन सा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है ना, डाई थ्रू करिए 1 से लेके 6 तक के आउटकम होते हैं, ये आपको पता है कि कोई भी आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 6 में से कोई होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आपको नहीं पता। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, आपके घर मेहमान आए और आपने मेहमानों को चाय दिया, चाय देने पर उनका जो फीडबैक है वो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। तो जो वो फीडबैक देंगे वो आउटकम है। अब आपको ये पता है कि वो कुछ कॉमन लाइनें कहते हैं, अच्छी थी, ठीक थी, बहुत अच्छी थी। कभी भी सामान्यतः हम मान के चलते कि जो आपके यहाँ गेस्ट आते हैं वो ये नहीं कहते सामान्य था कि भाई आपकी चाय खराब थी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट वी विल कंसीडर कि उन्होंने कह दिया कि आपकी चाय खराब थी। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, उसके खाने को आप रेटिंग देते हो, तो रेटिंग की वैल्यू देते हो। तो सामान्यतः जो रेटिंग्स होती है वो या तो 1 to 5 होती है या तो 1 to 10 होती है। तो आपको ये तो पता है कि रेटिंग 1 to 10 या 0 to 10 के बीच में 0 से 10 के बीच में होगी, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी रेटिंग आएगी इसके बारे में आप श्योर नहीं होते। हालांकि रेटिंग एज अ कंटिन्यूअस प्रोसीजर ये समय के साथ बदलता रहता है। इवन ये भी हो सकता है कि शुरू में जिस चीज़ की रेटिंग बहुत अच्छी हो, बाद में रेटिंग खराब हो जाए। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का कंटिन्यूअस फ्लो में चला जाता है, जिसके बारे में आपको आगे की क्लासेस में पढ़ना है या आगे की चीज़ों में हम शायद इसको देखें भी। तो एक्सपेरिमेंट हो गया, आउटकम हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया।
इसके बाद जो टर्म आप यूज करते हो वो होता है सैंपल स्पेस, और उम्मीद है कि सैंपल स्पेस के बारे में भी आपको जानकारी होगी। सैंपल स्पेस आपके लिए क्या होता है, ये सैंपल स्पेस का टर्म किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस? कोई भी एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कई सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट फेवर अगेंस्ट यानी सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में सोच ले, सारे संभावनाओं के बारे में सोच ले, तो कई सारे आपके पास कई सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। उन सभी रिजल्ट्स का जो कलेक्शन होगा या उन सभी रिजल्ट का जो सेट होगा उसी को ही आप सैंपल स्पेस कहते हैं। आप बेसिक डेफिनेशन जानते होंगे, सैंपल इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये सैंपल इज द कलेक्शन ऑफ सैंपल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Not necessarily a random experiment can be considered as experiment as well. But since we are highly interested in random experiment more than experiment in theory of probability, तो हम बात कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, कि सैंपल स्पेस उन सभी पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन होता है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें मिल सकते हैं। तो कोई डाई थ्रोइंग करे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। इसके लिए दो तरह की सिंबॉलिक नोटेशन का प्रयोग होता है, एक इसका और एक एस। एस फॉर सैंपल स्पेस तो क्लियर है, बट दैट दिस सिंबल इज हाईली पॉपुलर अमंग गुड स्टैटिस्टिशियन। ज़्यादातर केसेस में अगर ढंग की कोई ढंग की किताब ज़्यादा देखेंगे तो आपको इसकी तुलना में इस नोटेशन का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नोटेशंस का प्रयोग करें, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज़ करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नोटेशन है दोनों के दोनों, ठीक है। यूजली लोग इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि एस कई और चीज़ों का भी नोटेशन बन जाता है। जब आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी तब आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें आएंगी। मान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे डाई थ्रोइंग ले ले, तो आपका सैंपल स्पेस डाई थ्रोइंग में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर कॉइन टॉसिंग ले ले तो सैंपल स्पेस हेड टेल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने एक साथ दो कॉइन टॉस किया, तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आएगा कि दोनों पे हेड है, एक पे हेड एक पे टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है। तो ये डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट आप क्या कंडक्ट करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में फीचर कैसे ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट कैसे ले रहे हैं। मान लीजिए आपने दो डाई थ्राइव साइमल्टेनियसली टॉस की है, तो अगर दो डाई साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो रिजल्ट कैसा होगा, दोनों पे 1 1 आए, एक पे 1 दूसरे पे 2 आए। इसी तरीके से पहले पे 1 दूसरे पे 6 आए। अब पहले पे 1 है, ये कोई फिक्स थोड़ी है, दैट कुड बी 2 1 2 2 और 2 6 एज वेल। इसी तरीके से 6 1 6 2 और 6 6 6 है। तो ये सारे के सारे आपके सैंपल स्पेस होंगे। ये सिंगल डाई के थ्रो में, ये सिंगल कॉइन के केस में, ये डबल कॉइन के यानी 2 कॉइन के केस में, और ये 2 डाई के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट या देखा जाए तो ये दो एक्सपेरिमेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चंस बड़े फोकस होते हैं। अब एक कॉइन को 2 बार टॉस करे तो भी ऐसा रिजल्ट आएगा, और 2 कॉइन को 1 बार टॉस करे तो भी यही रिजल्ट आएगा। समझिएगा इसका स्टेटमेंट कैसा होता है कि इफ वी फ्लिप अ कॉइन टॉइस then we will get the same sample space. If we flip 2 coins simultaneously, then this result will also be same. ठीक है, एक कॉइन को 2 बार उछाले या 2 कॉइन को 1 बार उछाले, आपको यही सैंपल स्पेस मिलेगा। और यही बात डाई की केस में भी आएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती होगी। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसके बारे में हमें बात करनी होती है, और वो होता है इवेंट। उम्मीद है कि इवेंट के बारे में आप सभी को जानकारी होगी कि इवेंट किसे कहते हैं। तो आपके पास सामने समस्या है इवेंट की, तो उम्मीद है कि आपको इवेंट क्या होता है ये पता होगा। इवेंट बेसिकली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। मतलब अगर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देखें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कंसीडर टू बी इवेंट। ठीक है, जरा समझिएगा, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो अगर आप लॉजिकली सोचें ना, तो कई तरह के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कई सारे पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, तो हो सकता है कि उन आउटकम में से किसी एक आउटकम को भी आप इवेंट कह सकते हैं, आउटकम के कलेक्शन को भी इवेंट कह सकते हैं, लेकिन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ आउटकम होगा अगर सैंपल स्पेस फाइनाइट है तो। जरा समझते हैं, जरा सोचिएगा, अगर आप एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो डाई थ्रो करने के केस में सैंपल स्पेस आपके सामने होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इवेंट क्या क्या हो सकता है, इवेंट कई सारे हो सकते हैं। आप इसमें
पॉसिबल सबसेट कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि किसी भी सेट में 2 टू द पावर n सबसेट किसी भी सेट से 2 टू द पावर n सबसेट आप फॉर्म कर सकते हो अगर उस सबसेट में n एलिमेंट है। तो यहाँ भी 2 टू द पावर 6 एलिमेंट फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है, जो कि पावर सेट को निर्माण करता है। यदि अगर इसके पावर सेट को देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, पहला 5 नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आप इसे ब्रैकेट में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो 1 2 6, फिर आप दो का कलेक्शन लेते हो, 1 2 1 3 1 4 और इसी तरीके से 6 6, फिर 3 का कलेक्शन लेते हो, फिर 4 का कलेक्शन लेते हो, 5 का लेते हो, 6 का लेते हो और टोटल 2 टू द पावर 6 के सबसेट बना लेते हो। अब इनमें से कोई भी सबसेट का फ्रेमवर्क, कोई भी ऐसा टर्म जो इनके सबसेट को रिप्रेजेंट करता हो वो आपके लिए इवेंट बन जाएगा। जैसे डाई थ्रो के केस में आप कहते हैं डाई थ्रो कीजिए, तो इवेंट नंबर अगर आपका इवेंट है तो इवेंट आपका क्या होगा। अगर आप कह रहे हो आपका है कि इन केस ऑफ थ्रोइंग अ डाई गेटिंग एन इवेंट नंबर, इज योर डिजायर्ड इवेंट। तो आप इसी किसी नोटेशन, सामान्यतः हम ई से यूज करते हैं बट नॉट नेसेसरली भी ई, आप ए बी सी डी यानी कोई भी नोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने डिजायर्ड नोटेशन को ई से प्रयोग किया तो ई की वैल्यू, अगर कोई डाई थ्रो करे और इवेंट नंबर के बारे में सोचे तो ई की वैल्यू 2 4 6 होगी। और जाहिर से देखेंगे तो ये 2 4 6 इसका सबसेट होगा। यही बात ऑड नंबर के लिए, मल्टीपल ऑफ 2 के लिए, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए, मल्टीपल ऑफ 4 के लिए, मल्टीपल ऑफ 10 के बारे में भी सोच सकते हैं कि भैया आप डाई थ्रो कर रहे हो और मल्टीपल ऑफ 10 के बारे में सोच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि मल्टीपल ऑफ 10 आपको देखने को मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो जो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं मिलेगा यानी कोई भी ऐसा इवेंट इसमें नहीं है, यानी कोई भी ऐसा सबसेट इसमें नहीं होगा जो मल्टीपल ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करे एक सिंगल डाई के केस में। तो इस केस में वो कोई भी ऐसा पॉसिबल केस नहीं होगा। तो आप इम्पॉसिबल केस यानी 5 की बात कर लेंगे, ये मल्टीपल ऑफ 10 को रिप्रेजेंट कर देगा क्योंकि कोई भी इसको सपोर्ट करता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें इवेंट के कई सारे प्रकार होते हैं, उन प्रकार के बारे में बात करते हैं। आपको you will get a various types of event in this particular cases and we really need to think about those cases, ठीक है। तो कई बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट को हम इवेंट का नेचर या इवेंट का क्लासिफाई करता है। कई बार नेचर ऑफ इवेंट भी होते हैं, नेचर ऑफ इवेंट के रिगार्डिंग भी क्लासिफिकेशन होते हैं। यानी अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट तो वो दो तरीके से होंगे। पहला बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट या बाय नंबर ऑफ एलिमेंट दैट सपोर्ट्स दैट इवेंट, और दूसरा होगा बाय नेचर ऑफ दैट इवेंट। आइए पहली बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से इवेंट को कैसे देखेंगे। तो जो सबसे पहला केस आएगा वो आएगा नल का, जिसके बारे में अभी बात की। इसे नल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, जीरो इवेंट और भी कई अलग अलग जगह कुछ अलग अलग नाम को भी दिया जाता है, जैसे कि आप उनके बारे में बात करें। तो कोई भी ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो, सैंपल स्पेस या एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग, यानी एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई इवेंट पॉसिबल ना हो तो उसे कहते हैं नल इवेंट और इसे डिनोट करेंगे 5 से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं कि भैया आप एक रैंडमली एक ऐसे पर्सन को चूज कर रहे हैं, किसी रैंडमली एक ऐसे पर्सन को चूज करें किसी भी कॉलोनी से जिसकी एज 40 से ज़्यादा है, पॉसिबल है मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप यही 40 नंबर से 40 की उम्र से ज़्यादा वाले लोग को चुन रहे हो, लेकिन आपने अपना क्लास बदल दिया, मतलब आप किसी कम्युनिटी, किसी जगह, किसी लोकेलिटी की जगह आप कर रहे हो कि क्लास 5th के स्टूडेंट्स में से आपको एक ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जिसकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है। सामान्यतः ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। कुछ एक स्पेसिफिक क्लास यानी स्पेशल स्कूल को छोड़ दिया जाए तो, हम स्पेशल स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम जनरल स्कूल की बात कर रहे हैं। तो जनरल स्कूल में इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव अ स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 40। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेयर केसेस बट जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। या फिर आप एक ऐसी बात कर रहे हो कि भैया आप
देश के नेताओं में से चुन रहे हो और एक ऐसे नेता के बारे में बात कर रहे हो जो कोई ना किसी न किसी स्टेट या किसी न किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा हो। तो आप कह रहे हो कि ऐसे इवेंट की द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 1940 टू 1945। अब 1940 टू 1945 चीफ मिनिस्टर तो कई सारे हैं। ये एक्सपेरिमेंट सही है कि आप कोई भी एक रैंडमली चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर 1940 से 1945 के बीच में नहीं था, ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम वी वर नॉट इंडिपेंडेंट एंड देयर इज अ नो पोस्ट कॉल्ड चीफ मिनिस्टर या देयर इज नो पोस्ट रिफर्ड एज चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग 1940 टू 1945। तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। डाई थ्रो करे और 7 लाने के केसेस, इट इज इम्पॉसिबल। दो डाई थ्रो करे और दो डाई थ्रो करने पर आप चाहते हो कि जो दोनों नंबर्स आए उन डाई पे उनका प्रोडक्ट 26 हो जाए, इम्पॉसिबल इवेंट। 26 आता नहीं है उसमें, 27 हो जाए, इट इज स्टिल इम्पॉसिबल। तो इन सारी चीजों को अपने दिमाग में आप रखेंगे। नल इवेंट के बाद आता है सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट का। तो बेसिकली सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट आर दोज इवेंट जो सिर्फ एक आउटकम रखते हैं, ठीक है। ज्यादातर केसेस में हम इसी में इंटरेस्टेड होते हैं, सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, यूनिट इवेंट और भी कुछ छोटे छोटे नाम इनके लिए प्रेफर कर लिए जाते हैं और कई बार उनके अलग स्पेसिफिक डेफिनेशन भी होते हैं। पर फिलहाल सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट की बात करें तो वो इवेंट जहाँ सिर्फ एक ही आउटकम हो, कॉल्ड रिफर्ड एज सिंपल इवेंट। जैसे डाई थ्रो करे और मल्टीपल ऑफ 4 है तो मल्टीपल ऑफ 4 सिर्फ एक केस है। डाई थ्रो करे मल्टीपल ऑफ 5 है, एक ही केस है। डाई थ्रो करे मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 और 6 2 केसेस आ गए, तो भैया ये सिंपल इवेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा सिंपल इवेंट के लिए एक ही आउटकम होना आवश्यक है। आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट सोचिए, मान लीजिए सपोज करिए कि भैया एक क्रिकेट मैच चल रहा है और आप क्रिकेट मैच चलते समय ये कह रहे हैं कि एक गेंद पे 6 रन चाहिए, ठीक है, और प्लेयर को एक गेंद पे 6 रन चाहिए, गेंदबाज ने गेंदबाजी की और बल्लेबाज ने बल्ला घुमा दिया, ठीक है। अब पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में सोचिए। अगर एक गेंद पे 6 रन चाहिए तो इट इज हार्ड टू बी पॉसिबल कि मैच ड्रॉ हो, लेकिन हम मान के चलते गेंद बाउंड्री पार कर गई है तो 6 रन यानी मैच जीतेगा। एक ही आउटकम हो सकता है जो उसको सपोर्ट करेगा। अब हर आउटकम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, या तो मैच जीतेगा या तो हारेगा या तो ड्रॉ होगा, तीनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, तो तीनों में से दो एक साथ नहीं हो सकते। तो एक ही पॉसिबल केस है जो उसको सपोर्ट करेगा और ऐसे कई सारे केसेस है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उठा के देख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही आउटकम आपके इवेंट को सपोर्ट करे, ठीक है। तो यहाँ जो टर्म हो रहा है ना सपोर्ट करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इवेंट को एलिमेंट्री या सिंपल तब कहते हो जब फेवरेबल केसेस टू दोज इवेंट्स आर ओनली वन। फेवरेबल केसेस का मतलब होता है कि किसी भी इवेंट को सपोर्ट करने वाला केस, यानी जो भी सैंपल स्पेस लेते हैं उनमें से कौन कौन सा आउटकम उस इवेंट को सपोर्ट करता है, दोज आर रेफर्ड एज फेवरेबल केसेस। हालांकि इसके बारे में शायद आगे भी बात करें, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी करें तो आप ध्यान रखिएगा। फेवरेबल केसेस या फेवरेबल इवेंट कहा जाता है उसे, किसी भी इवेंट को सपोर्ट करने वाले आउटकम फेवरेबल केसेस कहलाते हैं। यदि फेवरेबल केसेस की संख्या 1 है तो उस इवेंट को कहेंगे सिंपल इवेंट, अगर उसकी संख्या 0 है तो वो कहलाएगा नल इवेंट, और अगर उसकी संख्या ग्रेटर देन 1 है तो उसी इवेंट को कहेंगे आप कंपाउंड इवेंट। तो बेसिकली कंपाउंड इवेंट आर दोज इवेंट व्हिच कंटेन्स मोर देन वन आउटकम, ठीक है। बहुत से अलग अलग टर्म या इसके लिए और भी प्रयोग किए जाते हैं जिनके बारे में आप खुद बुक को देख सकते हैं। हम कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं, जैसे इस केस में मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर, ऑड नंबर। अगर आप एक डाई थ्रो करते हो और इवन नंबर के बारे में सोचते हैं तो वो कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि उस डाई में 2, 4, 6 इवन नंबर को सपोर्ट करते हैं, 1, 3, 5 ऑड नंबर को सपोर्ट करते हैं और इनकी संख्या 1 से ज़्यादा है। तो अगर आप फेवरेबल केसेस टू ऑड नंबर देखें तो वो 3 है, फेवरेबल केसेस टू इवन नंबर देखें तो वो 3 है। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं कि डाई थ्रो करें और प्राइम नंबर मिल जाए, तो प्राइम नंबर को सपोर्ट करने वाले इवेंट कौन होंगे, 1, 2, 3 और 5, यानी कि 2, 3 और 5, यानी कि इस केस में भी 3, ठीक है। आपको ऐसा मिले, मतलब आप एक डाई थ्रो करें और 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से बड़ी संख्या मिल जाए, तो 5 और 6 देयर आर 2 केसेस व्हिच एक्चुअली सपोर्ट्स दैट इवेंट। ऐसे बहुत से इवेंट है जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। आइए एक बार बात करें जो फेवरेबल केसेस के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ फेवरेबल केसेस में
एक टर्म का प्रयोग करते हैं फेवरेबल इवेंट का। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि फेवरेबल केसेस और फेवरेबल इवेंट मतलब आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड है उनके आउटकम, जिस भी चीज में इंटरेस्टेड है सैंपल स्पेस में उसके आउटकम का जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा फेवरेबल या फेवरेबल केस सिंपली। ठीक है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा सकते हैं। मतलब एक कार्ड को देखें तो सामान्यतः एक कार्ड में, एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं और आप इंटरेस्टेड है कि अगर आप एक कार्ड रेंडमली पिक करें तो आप इंटरेस्टेड है कि भैया वो स्पेड का हो। तो आपको पता है कि हर कार्ड के सेक्शन में 13 स्पेड के कार्ड्स हो सकते हैं। तो फेवरेबल केसेस स्पेड का हर एक कार्ड होगा। ठीक है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप रेंडमली एक एम्प्लॉय को पिक करना चाहते हैं जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। यू वांट टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हु सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000। तो आप रेंडमली पिक करना चाहते हैं, तो हर वो कर्मचारी जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी आपके फेवरेबल केसेस में आ जाएगा और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा या बहुत कम दोनों हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेमवर्क से सोच रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा और उसका प्रयोग करते हुए इन सब चीज़ों के बारे में सोचिएगा। बहुत इजी टास्क है। आप नेचर ऑफ इवेंट की बात कर ले तो अगर आप नेचर ऑफ इवेंट के बारे में सोचे तो भी बहुत इजी केस होता है नेचर ऑफ इवेंट। नेचर ऑफ इवेंट क्या, सॉरी नेचर के रिगार्डिंग इवेंट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में या देखने को मिलेगी वो मिलेगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट। तो बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट आर दोज इवेंट व्हिच कांट अकर साइमल्टेनियसली। अब जरा समझिएगा, नेचर वाइज जितने भी इवेंट होंगे उनमें कम से कम 2 इवेंट्स की बात करेंगे आप। सिंगल इवेंट में ऐसे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। यानी ये कंपैरेटिव काफी हद तक नेचर वाइज है तो कंपैरिजन बेस्ड होगा। और जब भी हम नेचर की बात करते हैं ना तो कंपैरिजन होता ही होता है। जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन नेचर के आधार पे करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, तो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट की बात तभी करते हैं जब आप कंपैरिजन करना चाहते हैं या जब आप कंपैरिजन के बारे में सोच रहे हैं। अन्यथा नेचर के बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। भैया कहते हैं कि लड़का अच्छा है या लड़का बुरा है, तो अगर आप, ये नहीं होता कि आप उसकी तुलना किसी से कर रहे हैं, पर आपने किसी ना किसी को दिमाग में रखते हुए या कोई ना कोई स्टैंडर्ड रखते हुए उसकी कंपैरिजन की होगी। यानी कंपैरिजन के बारे में तो सोचा होगा। कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। डेफिनेटली राम इज अ गुड बॉय। राम के तो नाम में ही इतनी अच्छाई है, इसे तो राम इज डेफिनेटली अ गुड बॉय। तो अगर हम कहते हैं कोई स्टेटमेंट कि राम इज अ गुड बॉय, तो आप जब कहते हो कि राम एक अच्छा लड़का है तो आप राम की कंपैरिजन किसी न किसी से कर रहे होगे। राम के साथ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, उसके साथ उसकी कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि राम की कंपैरिजन आपने एक स्टैंडर्ड नेचर के साथ की है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप सोचिए। तो आप जब इन चीजों के इन डॉट्स को जोड़ेंगे देन यू गॉट टू नो कि भैया यस देयर इज अ कंपैरिजन एंड दैट इज कॉल्ड सॉरी एंड दैट इज हाउ दीज आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड। चलिए अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट आर दोज इवेंट, सॉरी उन दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट करते हैं जिनका साथ में होना पॉसिबल ही ना हो। और टू इवेंट्स आर said to be mutually exclusive or disjoint if they can't occur simultaneously। ठीक है, एक कॉइन टॉस कीजिए, हेड और टेल दोनों आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक फेस आ सकता है। एक डाई थ्रो कीजिए एक ही बार और आपको रिजल्ट 2 और 4 मिल जाए या 2 और 3 मिल जाए, 2 और 5 मिल जाए। दोनों साथ में नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही फेस आ सकता है। आप कोई एग्जाम दे और एक एग्जाम में पास और फेल दोनों हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है, सॉरी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यानी पास होना और फेल होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 2 और 4 का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर 2 आया तो 4 नहीं आएगा, 4 आया तो 2 नहीं आएगा। जैसे सुना होगा ना, एक मैन में 2 तलवारें नहीं ले सकती। तो भैया 2 इवेंट जो एक मैन की 2 तलवारों की तरह व्यवहार करे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगी। ठीक, तो ऐसे कई सारे केसेस आप देख सकते हैं, जरा सोचिए और उसके बारे में कमेंट कीजिए। ठीक, तो 2 ऐसे केसेस आप रेंडमली सिलेक्ट कीजिए। ठीक, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए, आपको कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में देखने को मिल सकते हैं। अगला होगा इंडिपेंडेंट इवेंट।
ठीक है। बेसिकली अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो अगर सेट थ्योरी में देखा जाए तो अगर आपके पास एक ए है और ये बी है, तो अगर आप सेट थ्योरी में इसको रिप्रेजेंट करें तो आपका सेट ऐसा बनेगा, दोनों में कोई भी सेक्शन कॉमन नहीं होगा, और अगर आपने गलती से कॉमन दिखा दिया तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होती है बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉमन। अगला है इंडिपेंडेंट इवेंट। टुडे आर टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। कब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाएंगे? जब, जैसा कि नाम है इंडिपेंडेंट, आप कब कहते हो कि एक चीज दूसरे से इंडिपेंडेंट है? जब एक के होने या ना होने से दूसरे पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन विल नॉट अफेक्ट अदर। एक के होने या ना होने से दूसरे को कोई इम्पैक्ट पड़ता ही ना। और ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हर जगह देखने को मिलती है। ठीक है, किसी दो विद्यार्थियों का कोई दो स्टूडेंट है ए और बी, वो कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों ए के पास होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन मेंटली, बट अगर ए के पास होने से बी का पास होना या फेल होना डिपेंड नहीं करेगा। अब जरा इसमें सोचने वाली बात है कि स्टेटमेंट तो सही है कि ए के पास होने या ना होने से बी को फर्क ना पड़े, पर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि दोनों साथ में ना बैठते हो या दोनों दूसरे की नकल ना करते हो। वो अगर नकल करते होंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड्स प्रोसेस के बारे में सोचे तो यस, ए के पास होने फेल होने से बी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी कि आप उन एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हजारों एग्जाम्पल हैं। एक कॉइन को एक बार टॉस कीजिए, फिर दोबारा टॉस कीजिए। पहली बार में हेड आया तो जरूरी नहीं कि दूसरी बार में भी हेड आए, या ये जरूरी नहीं कि दूसरी बार में भी टेल आए। ठीक है, ये दोनों ही केस कोई केस नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और होने और ना होने दोनों की संभावना वही रहे जैसे शुरू में रहती है। तो आप कहते हो कि वो इवेंट्स कैसी है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी इस बात को ध्यान देना होता है कि ये जो इवेंट के बारे में बात करें या ये जो कॉइन जो टॉस किया वो अनबायस्ड होना चाहिए। अगर अनबायस्ड नहीं होगा तो शायद इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। बिल्कुल अनबायस्ड नहीं होगा तो इंडिपेंडेंसी के खत्म होने की संभावना पूरी रहती है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट इवेंट्स के आपके सामने आएंगे, आप उनके बारे में सोचेंगे। जो हमारे लिए पॉपुलर एग्जाम्पल है वो कॉइन फ्लिपिंग अ कॉइन होते हैं, थ्रोइंग अ डाई होता है, या फिर पिकिंग अ कार्ड होता है, शफलिंग फ्रॉम अ बॉक्स कंसिस्टिंग विद नंबर ऑफ बॉल्स, उसको शफल करके उसमें से रैंडमली एक बॉल सेलेक्ट करने का केस हम पिक करते हैं। इसके अलावा भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पिक कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पिक करने का तरीका ये है कि अगर आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति का नेचर कैसा है, तो आप मान लीजिए एक पोजीशन ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, तो आप तीनों में से वो कोई भी रास्ता पिक कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली सोच सकता है अगर उसे तीनों रास्ते के बारे में आइडिया नहीं है। जैसे आप मान लीजिए किसी सड़क पे गए और आपको पता चलेगा कि सामने वाली मंजिल जाने की 3 रास्ते और तीनों की दूरी लगभग सेम है, लेकिन आपको रास्ते के बारे में नहीं पता कि रास्ता कैसा है, ना ही किसी ने बताया, तो आप रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी एक को सिलेक्ट करने से दूसरा सिलेक्ट तो नहीं होगा, ये सही है, लेकिन स्वाभाविकली मतलब इम्प्रेशनली आप जो रास्ता सिलेक्ट करें वही रास्ता मैं सिलेक्ट करूं, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। या आप जो रास्ता सिलेक्ट करें उसके कारण मैं वो रास्ता ना सिलेक्ट करूं, इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस इवेंट के में भी दो इवेंट्स के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि दे आर टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट जब आप एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन या रिजेक्शन पे कोई इम्पैक्ट ना डाले, एक के होने से दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क ना पड़े। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ one can if happening of one does not affect happening or non happening of the other. Okay, one more example, that is one more thing which is we are going to discuss is equally likely event. इक्वली लाइकली इवेंट में भी आप दो की नहीं, दो या दो से ज़्यादा की ही बात करते हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट के कहने का मतलब होता है दोज इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली जिनके होने की संभावना बराबर होती है। ठीक है, मतलब दोनों में फेवरेबल केसेस बराबर होंगे। तो आप दो इवेंट ए और बी को बराबर कहते हैं अगर फेवरेबल केसेस मतलब फेवरेबल केसेस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू बी होती है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली रिफर्ड एज कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ टर्म्स जिसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू बी के बराबर हो
तो आप कहते हैं कि वो दो इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, यानी इसके जितने होने की संभावना है वही इसके होने की संभावना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे इक्वली लाइकली केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी और संभावनाएं होती हैं जो इक्वली लाइकली बिल्कुल नहीं होते। जैसे किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट का पास या फेल करना है तो सिर्फ दो ही आउटकम, लेकिन दोनों इक्वली लाइकली नहीं है। ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट को, टीचर्स को या उनके घर वालों को पहले से पता होता है या अंदाजा होता है कि बच्चे के पास होने की संभावना ज़्यादा है या फेल होने की। दोनों नेचर वाइज इक्वली लाइकली तो कतई नहीं है। इक्वली लाइकली का केसेस कहाँ पे देखने को मिलेगा कि मान लीजिए आपने ड्राइव थ्रो किया तो किसी एक आउटकम के आने की संभावना उतनी ही है दूसरे आउटकम की तुलना में। दो के आने के उतने ही चांसेस है जितने चार आने के, छः के आने के उतने ही चांसेस है जैसे जितने कि एक आने के। हालांकि मजाक में ये बात जरूर कह सकते हैं कि जब हमें जिस आउटकम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है बस उस समय वो नहीं आता। जैसे अक्सर अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल में लूडो का गेम खेला हो तो उसमें देखने को मिलता है जब आपकी आखिरी प्लेयर बचा